तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अकबर ने इसको बेहतर तरीके से लागू किया अपने शासन के 40वें वर्ष 1595-96 में। और पहली बार किसी को मनसबदार बनाया गया इस व्यवस्था के अंतर्गत, तो वह थे शाहरुख मिर्ज़ा। कौन? शाहरुख मिर्ज़ा। अब मनसबदारी प्रणाली को देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये रही कि अकबर ने पहली बार राजपूतों को मनसबदारी प्रणाली में शामिल किया। जहांगीर ने अफगानों को और शाहजहां ने पहली बार मराठों को मनसबदारी प्रणाली के अधीन लाया। हम देखते हैं कि शाहजहां, जो शाहजी भोसले हैं, शिवाजी महाराज के पिताजी, उन्हें वह पूना की जागीर देता है और कई एक बार उनसे असंतुष्ट होकर उन्हें हटा देता है। तो फिर यहाँ पर जो शाहजी भोसले हैं वह कहाँ जाते हैं? तो वह असंतुष्ट होकर बीजापुर जाते हैं और फिर बीजापुर और अलग अलग जो रियासती शासक हैं उनके यहाँ पर वह काम करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो दाखिली सैनिक हैं वह वे होते हैं जो मनसबदार के अधीन बादशाह द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? दाखिली सैनिक। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो एकता व्यवस्था थी, जिसको गौरी पहली बार भारत में लाता है और इल्तुतमिश इस व्यवस्था को पहली बार वास्तविक रूप में अच्छे तरीके से लागू करते हैं, इसलिए उन्हें इस पद्धति का संस्थापक माना जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जिस एकता व्यवस्था के अंतर्गत 320 साल तक चलती रही, उस एकता व्यवस्था में हम मनसबदारी से क्या अलग देखते हैं। दोस्तों देखो, एकता भूमि जो थी या एकता व्यवस्था जो थी, उसमें इक़्तेदार के पास में उसकी एकता भूमि से संबंधित सारे अधिकार थे। वहाँ पर प्रशासन देख सकता था, वहाँ का टैक्स उसके अंतर्गत कलेक्ट होता था उसके निर्देश पर, और साथ ही साथ वहाँ पर सैनिक व्यवस्था देखना भी उसके अधीन था। जबकि हम मनसबदारी प्रणाली में देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मनसबदार को सिर्फ उसके जागीर क्षेत्र से उसके वेतन से मतलब होता था और उसको सिर्फ वेतन मिलता था। प्रशासनिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की व्यवस्था में उसको इंटरफेरेंस करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इससे क्या हुआ? इससे आप स्वाभाविक तौर पर देख सकते हो कि एकता व्यवस्था में जहाँ पर इक़्तेदार के पास में ज़्यादा अधिकार है, तो इससे क्या हो रहा है कि वह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। क्या कर सकता है? विद्रोह। और हम दिल्ली सल्तनत में देखते भी हैं कि ज़्यादातर इक़्तेदार यहाँ पर विद्रोह करते हैं। जैसे इल्तुतमिश खुद बदायूं का इक़्तेदार था और उसने विद्रोह करके अपने साले आराम शाह की हत्या करके गद्दी पाई थी। तो इस तरह से हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है कि इक़्तेदार के पास में ज़्यादा प्रभाव है, वह बड़ी सेना खड़ी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है और वह वहाँ की पूरी व्यवस्था देख रहा है, तो सुल्तान को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। साथ ही साथ वह क्या करता है कि जो फवाजिल है, फवाजिल किसको कहते हैं? जैसे आपको मिला 1 लाख रुपए, आपको आय मिली, ठीक है, आपके एरिया से। मान लीजिए आप नागपुर नागपुर ज़िले के आप हो सूबेदार, सॉरी इक़्तेदार, और आपको वहाँ पर से 1 लाख रुपए की इनकम मिली। अब आपका वेतन है 50,000 रुपये। तो अब आप 50,000 रुपये निकाल कर जो 50,000 रुपये सुल्तान को दोगे, वही क्या कहलाता है? फवाजिल। तो यहाँ पर एकता व्यवस्था में फवाजिल रकम की गुंजाइश रहती थी जो इक़्तेदार सुल्तान को भेजता था। तो यहाँ पर जो सुल्तान है वह इस बात पर डिपेंडेंट है कि भैया हमारा इक़्तेदार जो है वह ईमानदारी से पूरे पैसे अपना वेतन निकाल कर हमारे पास भेज देगा। अब कई बार इक़्तेदार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी करते थे और जहाँ पर आय 1 लाख रुपए हो रही है और वेतन निकाल कर 50,000 रुपये भेजना है, वहाँ पर वह 6-7 हज़ार रुपये भेज रहा है और कह रहा है कि भैया इस बार फसल ही नहीं हुई। तो इस तरह से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि मनसबदारी व्यवस्था में फवाजिल की गुंजाइश नहीं रहती थी। क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि जो मनसबदार है उसको टैक्स वसूलने का अधिकार ही नहीं था, उसको प्रशासनिक, सैनिक किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। उसको सिर्फ वहाँ पर से सिर्फ उसको अपनी आय से मतलब रहता था। तो यहाँ पर अधिकारी खुद कलेक्ट करते थे और अगर 1 लाख रुपए कलेक्ट हुआ है और उसकी जो सैलरी है वह 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये निकाल कर 30,000 उसको दे देते थे और 70,000 रुपये राजकोष में जमा कर देते थे। तो यहाँ पर उसको किसी भी प्रकार से कर प्रणाली से संबंध नहीं रखा गया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फायदा हुआ।
अब देखो, एकता व्यवस्था में हम देखते हैं कि सुल्तान का इक़्तिदार पर नियंत्रण तुलनात्मक रूप से कम है। अब वो तो रहेगा ही नहीं, उसके पास इतने सारे अधिकार हैं, एक प्रकार से तो वह अपने राज्य का राजा है, ठीक है? तो यहाँ पर उसके पास में ज़्यादा अधिकार है, तो यहाँ पर सुल्तान उस पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख सकता, वरना वह विद्रोह कर देगा तो समस्या हो जाएगी। तो सुल्तान अपने इक़्तिदारों के साथ बनाकर चलने का प्रयास करता था, उनको संतुष्ट करके रखने का प्रयास करता था। जबकि मनसबदारी व्यवस्था में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हम यहाँ पर जो बादशाह है, वह यहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली था और मनसबदारों को वह पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता था। उसके मुग़ल अधिकारी मनसबदार क्षेत्र में रहते थे, जो समय-समय की खबर अकबर को देते रहते थे, आगे के जो मुग़ल बादशाह हुए उन्हें देते रहते थे। और जैसे ही उन्हें एक खबर मिलती थी कि भैया मनसबदार विद्रोह करने वाला है, तो उसके विद्रोह करने से पहले ही वह उसके विद्रोह को समाप्त कर देते थे और उसे डिमोट कर देते थे, यानी कि या तो उसको पद से हटा देते थे या फिर उसके पद में गिरावट कर देते थे। तो यहाँ पर ये हमने देखा। अब इसके बाद में देखें तो जागीर, जागीर का मतलब क्या है? जो आय होती थी वह किन आधारों पर प्राप्त होती थी, यहाँ पर जागीर है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है? अब आप बैंगलोर से हो, ठीक है? आरसीबी के फैन हमेशा बैंगलोर की बात करते हैं, तो भैया आप बैंगलोर से हो। अब बैंगलोर में आपको भैया मुग़ल सम्राट ने नियुक्त किया है, ठीक है? अब उसने बोला है कि आपको यहाँ अनुमान लगाना है कि यहाँ पर से कितना राजस्व, कितना रेवेन्यू हमें मिल सकता है। अब आपने देखा कि बैंगलोर तो टेक सिटी है, वहाँ पर तकनीक का काम ज़्यादा होता है, खेती कम होती है। तो सभी चीज़ों के टैक्स अगर आप मिला लें, तो आपने ये अनुमान लगाकर दिया कि 500 करोड़ रुपए हर साल वहाँ से टैक्स मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आपने अनुमान लगाया कि इस बार जनाब 600 करोड़ रुपए मिल सकता है, ठीक है? कितना? 600 करोड़ रुपए यहाँ पर से टैक्स मिल सकता है। अब यहाँ पर आपने अनुमान लगाया कि 600 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर मिलता है 1/4 भाग, 1/4 वहाँ पर मिलता है अगर, तो 1/4 यहाँ पर कितना होगा भाई? 200-250 करोड़ के आसपास मिल रहा है, तो बहुत कम मिल रहा है भैया। तो इसको क्या कहेंगे? सीमाही जागीर, यानी कि जितना हमने अनुमान लगाया उसके 1/4 हमें मिला। 2 लाख का अनुमान था, 50,000 ही हम वसूल पाए। यानी कि हमको बेंगलोर से अनुमान था कि 600 करोड़ रुपए का इस बार रेवेन्यू आने वाला है, बहुत मज़े करेंगे, लेकिन मिला 200-250 करोड़ के आसपास। अगर अनुमान का आधा वसूल पाए, यानी कि हमने 600 करोड़ रुपए अनुमान लगाया कि बेंगलोर से हम 600 करोड़ रुपए टैक्स वसूल लेंगे इस बार, लेकिन हमको मिला 300 करोड़ रुपए, तो इसको क्या कहेंगे? शीश महाजागीर। अनुमान का आधा ही हम यहाँ पर वसूल पाए। तो ये 2 तरीकों से यहाँ पर अनुमान लगाते थे ये, और फिर अगर ऐसे अनुमान गलत निकलते थे तो फिर ये प्रयास करते थे कि भैया हमारा अनुमान क्यों गलत निकला, क्यों इतने कम टैक्स आए। फिर ये बाद में सिंचाई व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायज़ा देखते थे और फिर उनको व्यवस्थित करते थे। तो इस 2 तरीकों से जागीर में कर व्यवस्था निर्धारित होती थी कि भैया किस तरह से हमको कर वसूलना है, कितना हमको अनुमानित मिल सकता है। अब जमादानी क्या होता है? तो किसी जागीर का अनुमानित आकलित राजस्व जो होता है वह होता है अनुमान जमादानी। अब जमादानी का मतलब और हासिलदानी, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। बेंगलोर के ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भैया बेंगलोर में हमने अनुमान लगाया कि 600 करोड़ रुपए का टैक्स आप वसूल कर अकबर को दे दोगे। तो जो 600 करोड़ रुपए का आप अनुमान लगा रहे हो वो क्या है? वो है जमादानी। कि आप अनुमान लगा रहे हो कि भाई साहब मैं 600 करोड़ रुपए वसूल कर आपको दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? आपको 300 करोड़ ही मिल रहा है। तो ये क्या है? ये हासिलदानी है, यानी कि आपको सिर्फ 300 करोड़ रुपए मिल रहा है जो आपको वास्तविक रूप में वसूली गई आय आपको मिल रही है। अब जमादानी व हासिलदानी में अंतर बढ़ने से भ्रष्टाचार व विद्रोह बढ़े, यानी कि अनुमान आप कुछ और लगा रहे हैं
और आपको मिल कुछ और रहा है। अब यहाँ पर अकबर या मुग़ल सम्राट के जो अधिकारी हैं, वो बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगा दे रहे हैं और फिर यहाँ पर मिल रहा है कुछ और। आपको अकबर ने बताया कि भैया बैंगलोर से मिलेगा 600 करोड़ रुपए, लेकिन आपको तो मिले सिर्फ 300 करोड़ रुपए। आपके मन में भी तो लड्डू फूट रहे थे ना कि मैं भी कुछ ना कुछ, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको इतनी कम रकम मिली तो आप भी चाहोगे कि मैं अकबर को और कम रकम बताऊं और अपना नुकसान करने से तो बचूं। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर जमादानी यानी कि अनुमानित राशि और हासिलदानी यानी कि प्राप्त वास्तविक राशि में जैसे जैसे अंतर बढ़ता गया, वैसे ही वैसे भ्रष्टाचार और विद्रोह बढ़े। इससे जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। तो जमादानी और हासिलदानी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो कि अगर किसी ने अनुमान लगाया कि किसी क्षेत्र से हमें 5 लाख रुपए आय प्राप्त होने वाली है, लेकिन उस क्षेत्र से हमें सिर्फ 1 लाख रुपए आय प्राप्त हुई, तो यहाँ पर जो सूबेदार या जो व्यवस्थाएं यहाँ पर जो खर्च हुई हैं, वह व्यवस्था ये सोचेगी कि हम अपना फ़ायदा देखें और वह अकबर को बताएगी कि सिर्फ 50,000 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है और 50,000 रुपये वह ऐंठ लेगी ताकि वह अपना जो नुकसान है उसको बचा सके और यहाँ पर अपना फ़ायदा कर सके। और इस चक्कर में वह कर रही है भ्रष्टाचार। और कई बार जब राशि बराबर नहीं होती है वसूली और अकबर को पता लग जाता है कि भैया ये मुझे 50,000 ही पकड़ा रहा है और अकबर यहाँ पर से चिल्ला के बोलेगा कि पूरे 1 लाख दे, तो यहाँ पर वह करेगा विद्रोह कि भैया तुमने बोले थे 5 लाख मिलेगा और यहाँ तो सिर्फ 1 लाख ही मिला, जाओ मैं वो 1 लाख रुपए भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर सिर्फ विद्रोह और भ्रष्टाचार बढ़े और यही व्यवस्था कहीं ना कहीं आगे चलकर इनके पतन का कारण भी बनती है। जागीरदारी संकट यहाँ से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर दो तरीके की जागीर होती थी, सैर हासिल जागीर। सैर का मतलब होता है घूमना। तो घूमते हुए यानी कि बहुत ही आसानी से आपने जागीर से टैक्स ले लिया, तो यहाँ पर आसानी से भू राजस्व वसूली है। जोर तलब जागीर, तो जोर तलब, जोर यानी कि ताकत लगाना, तो भैया बहुत ही टाइम लग रहा है, बहुत ताकत लग रही है, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद में आपको मिल रहा है टैक्स, तो यहाँ पर यह भू राजस्व वसूली गई कठिनाई से होती थी। अब ये भी हम देख चुके हैं कि जो जागीर दो तरह की होती थी, शीश माह जागीर और जो जागीर सीमाही है वह होती थी। जो सीमाही जागीर है, यहाँ पर हासिल दामी का 50% हो, हासिल दामी जमादानी का 50% हो, यानी कि जो वास्तविक रूप में आपने वसूला, ये मैंने आपको समझाया भी था कि भैया बेंगलोर की आपको आय आपने सोची है 600 करोड़ रुपए, लेकिन वह मिल रही है आपको 300 करोड़ रुपए, यानी कि 50% आपको मिल रही है। तो ये क्या है? शीश माह जागीर है। वहीं जागीर सीमाही यानी कि आपने 600 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया, लेकिन आपको 200-250 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, तो वह है जागीर सीमाही, यानी कि आपको 25% यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हासिल दामी जो है वह आपको हासिल क्या हो रहा है, आपको वास्तविक आय क्या मिल रही है, और जमादानी यानी कि आप अनुमान क्या लगा रहे हैं। तो ये कुछ शब्द है और इनके आधार पर थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के, थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर प्रशासनिक समस्या क्या थी। जागीरदारी संकट यहाँ पर से उत्पन्न हुआ। जो मनसबदार थे, जो जागीरदार वगैरह थे, मनसबदार हो या जागीरदार हो, ये जमींदार भी यहाँ पर कहलाते थे। जो तलब जागीर यहाँ पर जो होती थी, जहाँ पर से बहुत ही मेहनत से टैक्स मिलता था, दरबारी गुटबाजी और सैर हासिल जागीरदारी। ठीक है। अब दरबारी गुटबाजी में इन सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पेचीदा हो गई। सैर हासिल जागीर, जहाँ पर बहुत आसानी से टैक्स हमको मिल जा रहा था, तो इसके कारण प्रशासनिक समस्या यहाँ पर खड़ी होती है। जागीरदारी संकट यहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर जमींदार जो जागीरदार या मनसबदारों के अधीन टैक्स वसूलने का काम करता था। अब इन्होंने कैसी व्यवस्था शुरू कर दी थी कि भाई जागीरदार के अंतर्गत और छोटा जागीरदार यहाँ पर काम कर रहा था, जिसके चलते वह छोटा जागीरदार भी अपना हिस्सा समेट रहा था और बड़ा जागीरदार भी अपना हिस्सा समेट रहा था। ये वही बात है कि मैंने आपको कहा कि भैया उस क्षेत्र से आपको टैक्स वसूल के लाना है और आप इतने अलाल हो
कि आपने अपने किसी नौकर या अपने किसी दोस्त को कह दिया कि भैया तू चला जा वहाँ टैक्स वसूल लेना, और जहाँ पर 100 रुपये मुझे मिलेंगे मैं तुझे 50 रुपये दे दूँगा। तो यहाँ पर आपने तो उसे 50 रुपये बोले, लेकिन वह इतना भरोसेमंद हो ज़रूरी तो ना है। उसने 100 रुपये निकाल लिए और आपने भी 100 रुपये निकाल लिए, तो जहाँ पर 100 रुपये निकलने थे वहाँ से 200 रुपये निकल गए। अब इससे राजा के पास में कम टैक्स गया और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा, क्योंकि आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर यह ऐसा चल रहा था। और जो सैर हासिल जागीर है, जहाँ पर आसानी से टैक्स वसूल हो जा रहा है, उन जगहों को पाने के लिए कोई भी मनसबदार या जागीरदार चाहेगा कि उसको ऐसी जगह मिले जहाँ पर से आसानी से टैक्स वसूल हो जाए। तो ऐसी जगहों को पाने के लिए भी काफ़ी दरबारी गुटबाजी हमें देखने को मिलती है। लोग अपने अपने माध्यम से सम्राट तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि यह सैर हासिल जाकिर हमको मिल जाए, और जो हमारा दुश्मन है या फिर जो कम जिससे लोग नफ़रत करते हैं उसको जोर तलब जाकिर दे दो, ताकि उसको अच्छा सबक मिले। अब औरंगज़ेब की नीतियाँ भी यहाँ पर ज़िम्मेदार थी। औरंगज़ेब जो होता है वह खालिसा भूमि में विस्तार करता है। खालिसा भूमि कौन सी भूमि कहलाती है? जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती है वह खालिसा भूमि कहलाती है। तो यहाँ पर औरंगज़ेब खालिसा भूमि का काफ़ी ज़्यादा विस्तार करता है, और जागीर भूमि भी यहाँ पर, और जो बेबाकी है, ये सारी यहाँ पर समस्याएं बनती हैं। कई बार एक ही जागीर एक से अधिक जागीरदारों को आवंटित कर दी जाती थी। अब मान लो एक ही जगह पर एक व्यक्ति को मुश्किल से वेतन मिल पा रहा है, आपने वहाँ पर 4 लोगों को नियुक्त कर दिया। अब 4 लोग वेतन कैसे लेंगे? वो वेतन के लिए आपस में लड़ेंगे, वो वेतन के लिए लोगों का शोषण करेंगे, और वह वेतन के लिए भ्रष्टाचार करेंगे। अब जागीरों में कमी व जागीरदारों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे प्रशासनिक समस्या बढ़ गई, और इसे ही जागीरदारी संकट कहा गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास में जागीर यानी कि वेतन के रूप में देने के लिए जो जगह हैं, वो ज़मीन आपके पास सिर्फ 10 ऐसी ज़मीन है जिनको आप जागीर के रूप में दे सकते हो। लेकिन आपके पास में जो जागीरदार हैं या जो मनसबदार हैं वो कितने हैं? 70-80 हैं। अब उनमें से आप किस किस को दोगे? तो आप फिर समस्या आपके सामने आएगी। तो आप एक ही जागीर में 4-4 5-5 व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त कर दे रहे हो जागीरदार के रूप में। अब उनको वेतन कैसे मिलेगा, जबकि वहाँ पर आय बहुत कम प्राप्त हो रही है, जो ज़बरदस्ती से प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये लोग जनता का शोषण करेंगे, ज़बरदस्ती उनसे राजस्व वसूलेंगे, और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वह अपना फ़ायदा कर सके। ये औरंगज़ेब के काल में हमें ख़ास तौर पर देखने को मिलता है। और औरंगज़ेब एक गलती ये भी करता है कि यहाँ पर जागीरदारों में ज़्यादातर मुस्लिमों को नियुक्त करता है, ताकि टैक्स कलेक्ट करने का काम उनके हाथ में आ सके। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण बहुत सारे विद्रोह औरंगज़ेब के काल में हम देखते हैं, और मुग़लों के पतन में यह व्यवस्था का नाकाम होना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए, सबन ही निगार, बहुत सारे शब्द हैं, और इनको जो इनके पीछे जो सिद्धांत है या इनके पीछे जो बातें हैं वो आपको समझ में रहनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर जाकर आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और समय आपके पास हो तो इन नोट्स को आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको ये शब्द के साथ उनका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबन ही निगार की बात करें तो मुग़ल काल में ऐसा प्रशासनिक अभिकरण जो जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार को वेतन के रूप में आवंटित जागीर में मनसबदारों को राजस्व प्राप्ति का अधिकार था। इस व्यवस्था में भू राजस्व दर, पारगमन कर यानी कि राहदारी, चुंगी आदि शामिल थे। अब हम यानी कि अन्य शुल्क जो थे वह शायद जिहाद भी कर था। एक प्रमुख कर कौन सा था? शायर जिहाद। अब मनसबदार को प्राप्त राजस्व में उनका वेतन और उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों का वेतन भी यहाँ पर शामिल होता था।
अब यहाँ पर देखो कि खुराक ए दबाव क्या है। तो खुराक ए दबाव बादशाह के पशुओं की व्यवस्था हेतु मनसबदारों से लिए जाने वाला टैक्स था। क्या था? खुराक ए दबाव। तो यहाँ पर जो बादशाह के चारागाह में बहुत सारे पशु हमें मिलते हैं, उसकी पर्सनल सेना के घोड़े मिलते हैं, अन्य जानवर मिलते हैं, तो उनके चारे या उनके रखरखाव के लिए जो खर्च होगा वो भी कौन देगा? मनसबदार। और इस टैक्स को क्या कहते थे? खुराक ए दबाव। मनसबदार को प्राप्त वेतन से बादशाह के पशुओं को चराई हेतु कटौती की जाती थी, जिसे खुराक ए दबाव कहते थे। अब ये बात ध्यान रखना कि यदि किसी मनसबदार को अपना ही क्षेत्र जागीर के रूप में प्राप्त हो, तो उस मनसबदार को 1/3 सवारों की संख्या स्वयं करनी होती थी, क्योंकि वह उसका पैतृक क्षेत्र है और वह ऐसा कर सकता है, इसलिए ऐसा था। इसी प्रकार उसे अपने क्षेत्र से बाहर की जागीर प्राप्त हो तो उसे मनसबदार को 1/4 मनसबदारों यानी कि 1/4 मनसबदार यहाँ पर लिखा है, लेकिन 1/4 सवार हैं, उनकी व्यवस्था उसको स्वयं यहाँ पर करनी होती थी। तो यहाँ पर काफ़ी जल्द से जल्द हमने यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मनसबदारी व्यवस्था यहाँ पर समझ में आई होगी, और अगर आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कहें कि नहीं आई। मैं फिर से प्रयास करूँगा इसको और बेहतर तरीके से समझाने का। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। इसलिए हमेशा सत्य बनिए ताकि लोग आपको जानें। अगर आप झूठ बनेंगे तो आप खुद बचने का प्रयास करेंगे, और जो बचता है वह बिल्कुल भी नहीं बचता। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।